गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिथीस का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है बेटा, वो 1880 में बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जो बचपन है बड़े अभाव में बीता था, और क्योंकि गरीबी में बीता था उनका जीवन, तो इन्होंने BA तक की शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की। परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। 1936 में इन महान कथाकार का देहांत हो गया। इसकी रचनाएं देखिए बेटा। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर की 8 भागों में देखने को मिलती हैं हमें। इसके बाद जो इनके उपन्यास हैं वो सेवा सदन, सीमाश्रय, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान है। और इनकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो हंस, जागरण और माधुरी हैं। इसके बाद देखिए बेटा इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं वो विशेषताएं होती हैं बेटा जिसमें लेखक के बारे में ये पता चलता है कि लेखक ने अपने साहित्य लेखन में किस विषय पर अधिक बल दिया है, इनके साहित्य में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम इसकी साहित्यिक विशेषताएं में लिखेंगे। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इन्होंने गद्य लेखन में काफ़ी मात्रा में लिखा है, अधिक मात्रा में लिखा है। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन में बेटा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे। अपने अपनी रचनाओं के माध्यम से लेखक जो होता है वो अपने कलम के माध्यम से ही कुछ कर सकता है। तो इसी प्रकार प्रेमचंद जी थे, वो भी समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और परिवर्तन लाने में वो कामयाब भी रहे। उन्होंने गांव में, शहर में जिस भी वातावरण को देखा, उसी वातावरण को उन्होंने अपने कथा साहित्य में अभिव्यक्त कर दिया, दर्शाया है। उन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन और उनकी रचनाओं के आदि जो विषय हैं वो उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। अर्थात इन विषयों पर इन्होंने अपने साहित्य में अधिक लिखा है। कथा साहित्य में प्रेमचंद जी का जो स्थान है वो बड़ा व्यापक है। मनुष्य इन्हीं पशु पक्षियों में भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। जैसे इस चैप्टर जो आप चैप्टर अभी पढ़ेंगे उसमें भी पशुओं और मनुष्य के बीच में भावनात्मक जो संबंध है वो दिखाया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसके बाद देखेंगे इनकी भाषा शैली। भाषा शैली होती है बेटा कि इन्होंने अपनी भाषा जो साहित्य लिखा है उसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया है। तो इन्होंने क्या किया, सरल भाषा का प्रयोग किया है और इनकी भाषा जो है सजीव है, मुहावरेदार है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक इन्होंने प्रयोग किया है। अब आप देखते हैं दो बैलों की कथा। दो बैलों की जो कथा है बेटा, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कथा में मुंशी प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के बीच में भावनात्मक संबंधों को दर्शाया है और उन्होंने यह भी बताया है इस चैप्टर में कि जो स्वतंत्रता होती है वो सहजता से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से ये सारी बातें उन्होंने दर्शाई है। कई नीति मूल्य परख भी इसमें, नीति मूल्य जो है वो भी उभर करके सामने आए हैं, जिससे हमें काफ़ी शिक्षाएं मिलती हैं। ये एक जो कहानी है वो एक शिक्षाप्रद कहानी है बेटा। दो बैलों की कथा जो कि आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर हैं, ठीक है। और क्या संदेश दिए हैं, वो समाज को क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, और उन्होंने अच्छी तरह इसको निभाया भी है अपनी रचनाओं में। यह कहानी सांकेतिक भाषा में यह संदेश देती है बेटा कि मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, उसे अपनी स्वतंत्रता, उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो बड़ा महत्व रखती है। स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो हमें बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि जो स्वतंत्रता होती है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होती है, उसको बनाए रखना सबका कर्तव्य है। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने अपने जो विचार हैं वो समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं कि जिस प्रकार कहानी में दो बैल हैं झूरी के पास, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो उससे ईर्ष्या भाव रखती है और उसको निकाल करके अपने भाई को बेच देती है, दे देती है। लेकिन जो हीरा और मोती होते हैं उनका
झूरी के साथ अत्यधिक लगाव होता है, ठीक है, और वो उस लगाव को छोड़ नहीं पाते हैं और वो उनके घर नहीं रुक पाते हैं। वहाँ से रस्सी तुड़वा करके दोनों ही वापस शाम को आ जाते हैं। जब वो झूरी की पत्नी उन्हें वापस देखती है तो वह फिर चिल्ला उठती है, क्योंकि वह उनसे ईर्ष्या भाव रखती थी। लेकिन जो झूरी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसी प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है बैलों के साथ। क्यों व्यवहार किया जाता है? इसलिए कि वहाँ कुछ काम के नहीं हैं। लेकिन उनकी जो बेटी होती है वो भी अपने पिता की तरह बैलों से बड़ा स्नेह रखती है। और उनको जब झूरी की पत्नी उन्हें कुछ खाने को नहीं देती है भूसा, तो गया की जो बेटी होती है वो एक रोटी लेकर के, 2 रोटी लेकर के, एक रोटी दोनों बैलों को खिला देती है। लेकिन उससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। बैलों को की आत्मा को क्यों संतुष्टि मिल जाती है? क्योंकि वो प्रेम भाव से खिलाया गया भोजन था। और जो लड़की होती है वह भी इस बात को भली भांति जानती है, क्योंकि वह भी सौतेली थी और उसके साथ भी सौतेलेपन का व्यवहार किया जाता था। इसीलिए जब ज़्यादा ही होता है तो फिर क्या होता है, दोबारा इन बैलों को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद इन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करनी पड़ती है? जंग लड़नी पड़ती है दोनों बैलों को। दोनों बैलों को जब जंग लगते हैं तो क्या करते हैं, तो दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ से भाग आते हैं, जो मालिक से लेके जाता है, रडियल होता है वो मालिक, ठीक है। वहाँ से लेने के बाद आने के बाद उसे कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस में बंद करने से वहाँ से छुड़ा करके कैसे वो दीवार गिरा करके भागते हैं। उसके बाद मटर के खेतों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार मटर के खेत में दोनों भूख मिटाने के लिए घुस जाते हैं, तो एक को मारा जाता है तो दूसरा उसको बचाने के लिए वापस आ जाता है। इसी तरीके से दोनों ने मित्रता का भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस कहानी कथा में। तो ये जो इसमें दिखाया है, यही इस कहानी में यही दिखाया है कि जो बैल अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं बेटा, संघर्ष करते हैं लास्ट तक, और संघर्ष करते हुए अंत में वापस अपने घर लौट आते हैं। तो इस घनिष्ठ भावनात्मक संबंधों को दर्शाया है इस कहानी में। ये कहानी मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर प्रेम का सुंदर चित्र प्रस्तुत कर रही है। किस किस के बीच? झूरी और दोनों बैलों के बीच में। यह कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है बेटा। इसके जो नायक हैं वो आपको पता ही है, हीरा और मोती हैं दोनों। बैल सीधे साधे अर्थात भारतीय जनता का प्रतीक है। एक बात और बेटा, जो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी तब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और जो बैल है वो भारतीय जनता का प्रतीक थे, क्योंकि जो पहले थे सीधे साधे थे बैल, लेकिन लास्ट में ये वो जंग लड़ते हैं और आज़ादी को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भारतीय जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करती है? जंग लड़ते हैं और अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लेती है। दोनों ने बहुत सारी आपदाओं का कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस चैप्टर में बेटा कई नीति मूल्य भी ध्यान में रखे गए हैं, जैसे एकता में बल है, दोनों एक साथ रहते हैं तो किसी बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी बाहर निकल आते हैं। एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र की मदद करता है। विपत्ति के समय मित्र को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, मालिक के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आदि जो विषय है, नीति मूल्य जो विषय है, वो भी इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलते हैं। इसलिए यह एक कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। और अंत में दोनों अपने क्या करते हैं, घर आ जाते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से? यही मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लास्ट टाइम तक हमें क्या करना चाहिए? संघर्ष करते रहना चाहिए। यदि हम लास्ट टाइम तक संघर्ष करते रहेंगे तो क्या होगा? हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि हम संघर्ष ही नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए तो क्या होगा? हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो ये बेटा कि हमें क्या होना चाहिए? एकजुट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे की विपत्ति के समय मदद करनी चाहिए, ठीक है। और जो स्त्री की जो दशा, स्त्री के बारे में भी थोड़ा सा इस चैप्टर में बताया था बेटा, कि वो जब झूरी की पत्नी उसे बेटी को मारती है तो वो क्या है, बैल को हीरा को क्रोध आ जाता है और क्या मानता है कि हम इस बैल को या सींग से उठा करके फेंक दूँ, लेकिन मोती उसको मना कर देता है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो स्त्री के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, उनके प्रति इज्जत रखते हैं और इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। अपनी कथा में भी वो स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते थे।
तो क्या है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और हमें एक अपनी स्वतंत्रता के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। ओके बेटा। और बेटा इस चैप्टर का जो भी आपको ये कराई है, एक तो आप लेखक परिचय याद करेंगे इसका, और जो समरी मैंने थोड़ा सा जो आपको सार बताया है, इसको पढ़ करके कोई जो भी जितने भी अभ्यास है आप उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।